हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यस मैथ्स 6G में। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो 20 से 40 के बीच में कितने समधन पूर्णांक है, उन चीजों को लिखते हैं। नंबर 1, 20 और 40 के बीच में सभी धन पूर्णांक लिखना है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ये है 20 और 40 के बीच सभी धन पूर्णांक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे क्या कहा जा रहा है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य धन पूर्णांक कौन से होते हैं? जो किसी भी संख्या से ना घटे। ठीक है, 1 से 10 तक। ठीक है, तो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य धन पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं ये सारी चीजें बता चुके हैं। अब ये अभाज्य संख्या लिखना है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी भी संख्या से नहीं करती है, या तो वो स्वयं से करती हैं या तो एक से करती हैं, बाकी इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं करती हैं। ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7। ठीक है, यही है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। बात आ गई समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी का मतलब है कि क्रम से आगे बढ़ने वाला पूर्णांक। ठीक है, मान लो अगर 5 है तो 5 का क्रमानुयायी जो होगा 6। ठीक है, अगर 8 है तो उसका 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से 2a + 1 है ना, जिसमें एक और ऐड कर देंगे तो 2a + 2 इसका क्रमानुयायी पूर्णांक हो जाएगा। तो लिखते हैं 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक कितना हो जाएगा? 2a + 1, इसमें +1 कर देंगे जो कि हो जाएगा 2a + 2। ये है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे कहा जा रहा है 2/3 का योग का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी 2/3 का योग वाला प्रतिलोम। तो हमने एक बात बताई थी, जो भी योग प्रतिलोम होता है वो चिन्ह पलट जाता है, मतलब चिन्ह उल्टा हो जाता है। प्लस का हो तो माइनस का कर देंगे और माइनस का हो तो प्लस का कर देंगे। ठीक है, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम कहा जाए या तो योग का प्रतिलोम कहा जाए तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, केवल चिन्ह इसका बदल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो लिख देते हैं, 2/3 का योग का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 2/3। बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों को जो हम आंसर लिख रहे हैं, इन सारे सवालों को अपने एक रजिस्टर में अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, ताकि जब दोबारा इसको रिवीजन करें तो बहुत ही आसानी से हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
-5 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब ये -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना, तो गुणा का उल्टा होता है, यानी भाग हो जाता है। ठीक है, जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1/5, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1/4, और 2/3 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो निकालेंगे, माइनस का 1/5 हो जाएगा, या तो 1/-5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस तो एक ही रहेगा ना। तो यहां पे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब माइनस का 1/5। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह बदलना, और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या पलटना। ठीक है, चलिए इन सवालों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो देखिए, P+Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम। जब भी योगात्मक प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम अगर बोला जाए तो हमेशा चिन्ह बदलना होता है बस। तो माइनस का P+Q हो जाएगा। इसी तरह P-Q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का P-Q, या तो हम Q-P कर सकते हैं, चिन्ह बदल जाएगा अंदर गुणा होगा तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां पे कहा जा रहा है x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2, 5 × 3 × x कथन सत्य होगा, यानी x का ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो उसके लिए देखो, ये सबका गुणा हो रहा है ना, 5 × 3 × 2, 5 × 3 × 2 ही तो होगा, क्योंकि यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x के किस मान के लिए इतना कथन सत्य है, तो x बराबर 2 के लिए क्या लिखेंगे, x बराबर 2 के लिए 5 × 3 × 2 बराबर है 5 × 3 और गुणे x के। तो x बराबर 2 के लिए ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम हो। तो ये बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होती है। यही एक जीरो है जिसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर माइनस लगाएंगे तो भी वही संख्या रहेगी, प्लस लगाएंगे तो भी वही संख्या रहेगी। इसका मतलब क्या है, जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शून्य। शून्य है, यहां पे लिख सकते हैं शून्य ऐसा पूर्णांक है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। ठीक है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि
संख्या इतना सम है कि विषम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर ए हम कोई एक संख्या मान लेते हैं ए संख्या सम है, तो ए का मान 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 में अगर हम 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, फिर 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 गुणे 3 करोगे तो क्या आएगा? 15, जो कि क्या आएगा? विषम। ठीक है, तो कहने का मतलब विषम और विषम संख्याओं का गुणा हमेशा विषम ही होता है। ठीक है, और यदि एक सम हो और एक विषम हो तो गुणा इसका सम होगा। तो यहां पे देखिए, ए कह रहा है समधन पूर्णांक है, ए समधन पूर्णांक है, तो बताना है ए माइनस वन गुणे ए प्लस वन सम है कि विषम। तो उसके लिए हम बता देंगे ए क्या होगा, ये क्या होगा? सम होगा। ठीक है, क्या होगा? ये सम होगा। अब कैसे होगा तो उसका एक एग्जांपल दे देंगे। मान लेते हैं ए बराबर 5 मान ले, नहीं, ए बराबर सम संख्या माननी है तो सम संख्या हम 4 मान लेते हैं। तो ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन बराबर लिखेंगे क्या? 4 में 1 घटाओ 3 और 4 में 1 जोड़ो 5, क्या होगा? 15, जो कि क्या है? विषम। ठीक है, विषम आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बात समझ आ गई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उसके लिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। ठीक है, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या को ऐड कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। 0 यहां पे होगा तो इधर ऋणात्मक संख्या होंगी, इधर धनात्मक होगी। ठीक है, 0 को सबसे पहले मेंशन कर देते हैं। ये दोनों धनात्मक नंबर हैं तो दाएं साइड होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। फिर इसके बाद 7 लाइनें और खींचना है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7। तो यहां से सबसे पहले यहां से उठे और यहां पे गए, फिर यहां से उठे, फिर यहां पे आए। कहने का मतलब पहले 5 कदम चलेंगे, फिर उसी दिशा में 7 कदम और चलेंगे। तो टोटल यहां पे क्या मिलेगा? 7 5 12, ये हो गया 5 और ये इतनी दूरी क्या होगी? 7। तो टोटल पॉइंट कहां पे मिलेगा? 12। तो लिखेंगे 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। ये संख्या रेखा पर दर्शाना। कहने का मतलब ये दोनों धनात्मक हैं तो धनात्मक दिशा में पहले 5 कदम चलेंगे, फिर 7 कदम चलेंगे। तो टोटल कौन सा नंबर मिलेगा? 12। अगर इसी तरह कोई और पूर्णांक होता, मान लो 3 और होता, तो फिर 3 कदम चलते हैं तो 12 में फिर 3 जुड़ जाता तो 15 आ जाता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सत्य और असत्य बताना है। इसके लिए क्या है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। इसका मतलब क्या है कि दो अभाज्य संख्याएं अगर हम गुणा करते हैं उनका तो हमें अभाज्य ही प्राप्त होता है, जो कि गलत है। कैसे? जैसे हम 3 गुणे 5 करते हैं तो क्या मिलता है? 15। तो 15 हमारी संख्या अभाज्य थोड़ी ना है, वो तो भाज्य बन जाएगी, क्योंकि 5 और 5 से भी कटेगा और वो नंबर 3 से भी कटेगा। तो जब भी हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो भाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। यहां पे लिखा हुआ है सदैव अभाज्य प्राप्त होती है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। ये भी बात गलत है, क्योंकि दो अभाज्य पूर्णांकों को अगर जोड़ते हैं
तो कभी भी जरूरी नहीं है कि अभाज्य प्राप्त हो। क्यों? जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो अभाज्य तो प्राप्त हो रहा है, 5 हो रहा है, लेकिन सदैव इसमें लिखा है ना, सदैव होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। क्यों? 3 और 5 को जोड़ो 8 मिलता है, क्या ये अभाज्य संख्या मिलती है? नहीं, भाज्य संख्या मिल रही है ना, इस वजह से सदैव अभाज्य संख्या होता है, ये बात गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है। ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, तब अगर ए और बी को हम जोड़ते हैं तो सदैव एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। ये बात सही है, क्योंकि दो संख्याओं अगर ऋण में हो और ये भी ऋण में हो तो जोड़ेंगे तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, क्योंकि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और वही समान चिन्ह लगता है। तो ये बात सही है कि दो ऋण पूर्णांक हैं और उनको हम जोड़ते हैं तो सदैव ऋणात्मक नंबर ही, ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलता है। तो ये बात सही रहेगी। बात समझ आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं 12। ठीक है, यहां पे ये कहा जा रहा है यदि ए एक धन पूर्णांक है, ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, ए एक धन पूर्णांक है। अच्छा, ये एक धन पूर्णांक है। ठीक है, यहां पे जो संख्या दे रखी है ये क्रमागत बढ़ती हुई जा रही है। पहले ए है, फिर ए प्लस 1 है, फिर ए प्लस 2 है, फिर ए प्लस 3 है, क्रमागत है। ठीक है, तो जब भी जितनी हम क्रमागत संख्या लेंगे उतने नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये एक रूल होता है। ठीक है, कि मान लो अगर हम किसी भी कहीं से भी कोई नंबर ले रहे हैं, मान लो 10 से ले रहे हैं, 10 से क्रमागत 5 संख्या ले रहे हैं तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। मान लो 11 से हम 16 तक ले रहे हैं तो वो भी संख्या 5 से कटेगी, क्योंकि हम 5 क्रमागत ले रहे हैं ना। तो जितनी हम क्रमागत संख्या लेंगे वो नंबर उतने से विभाज्य होगा। पहला काम ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एक धन पूर्णांक है और यहाँ पे 4 क्रमागत संख्या ली जा रही है तो 100% 4 से कटेगा। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा तो लिखेंगे क्या, ये नंबर, ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। अच्छा, ये 4 क्रमागत है, इसमें से 4 से विभाज्य होगी, और 3 क्रमागत होते तो 3 से विभाज्य होती, 2 क्रमागत होते तो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये संख्या 4 से विभाज्य होगी क्योंकि 4 तक क्रमागत है, और 3 से विभाज्य होगी ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्योंकि इसमें 3 क्रमागत भी है, ए प्लस 1, ए प्लस 2 है तो गुणे में ना, और ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्योंकि 2 क्रमागत भी है, यानी ए है, ए प्लस 1 है। तो जब भी क्रम से संख्याओं का गुणा हो तो जितने क्रम से, जितने बार गुणा हो रहा है उतने नंबर से डिवीजन होगा। जैसे कोई संख्या यहाँ पे मान लेते हैं 4 क्रमागत संख्या ले रहे हैं। ठीक है, 4 क्रमागत संख्या ले रहे हैं, जैसे हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 4, हाँ, ये क्रमागत संख्या ले रहे हैं तो ये संख्या 4 से कटेगी, 100% कटेगी। अगर 3 क्रमागत ले रहे हो तो ये भी 3 से कटेगी, चाहे ये नंबर ले लो और चाहे ये नंबर ले लो, 3 से कटेगी।
फिर 2 को छोड़ दो, फिर 2 क्रमागत संख्या ले लो तो ये 2 से कटेगी, चाहे जो नंबर ले लो वो 2 से जरूर कटेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या 2 गुणे 3 गुणे 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसलिए ये संख्या 2 गुणे 3 गुणे 4 से विभाज्य होगी, अतः ये 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि 24 के गुणनखंड ही होता है 2 गुणे 3 गुणे 4। ठीक है, 6 चौक 24 होता है, अतः संख्या ये वाली 24 से विभाज्य होगी। बात समझ आ गई? ये है तुम्हारा हल। ठीक है, ये क्रमागत है, इस वजह से 4 से 3 से और 2 से कट रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी। अगर हम a का मान सम संख्या लें और b का मान विषम संख्या लें, तो इनमें बताना है कौन सी संख्या सम होगी और कौन सी विषम होगी। तो देखिए, a क्या है? सम, और b क्या है? विषम। अगर हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या मिलेगी। सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? चलिए, इसके नीचे जगह नहीं है, यहां पे लिख रहे हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी? ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलती है। अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या ही मिलेगी, तो ये हमारी सम नहीं है। और सम और विषम दोनों को जोड़ा जाए, सम संख्या और विषम संख्या दोनों को जोड़ा जाए तो हमें विषम संख्या ही मिलती है। जैसे 5 और 4 को जोड़ो 9 मिला, जो कि विषम है। 3 और 4 को जोड़ो 7 मिला, जो कि विषम है। तो सम और विषम अलग अलग संख्याएं जोड़ोगे तो विषम संख्या ही मिलेगी। सम और विषम का गुणा करने पर हमें सम संख्या ही मिलती है। कैसे? 3 का गुणा 4 में करो 12, जो कि सम संख्या है, तो ये भी हमारा सम नंबर है। तो a गुणे b हमारी सम संख्या होगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसको देखते हैं। सम संख्या a है और सम संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो ये विषम संख्या बन जाएगी, और विषम संख्या का अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है? सम संख्या है। गुणा होता है, लगाओ यार ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं। b एक विषम संख्या है और b में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो सम संख्या बन जाएगी। सम गुणे विषम बराबर सम संख्या प्राप्त होती है, तो ये भी हमारी क्या है? सम संख्या ही रहेगी। ठीक है, जैसे 5 में एक जोड़ दो 6, 6 पंचे 30 होता है, जो कि सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर नंबर 1A खत्म होता है। ठीक है, अब अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।